Hello students, welcome to my YouTube channel आसान हिंदी ज्ञान। Today we are going to learn विसर्ग संधि पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि के कुछ नियम पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम अगले नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नियम नंबर 3, नियम मीन्स रूल। सो व्हाट इज रूल नंबर 3? विसर्ग का श में परिवर्तन। ये कौन सा स है? दंत्य श। तो विसर्ग का स में परिवर्तन। नियम क्या कहता है आपका? परिभाषा में अगर देखा जाए तो विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यानी कि अगर आपके विसर्ग चिन्ह कैसे लिखा जाता है? ऐसे किसी व्यंजन के बाद अगर आपको इस तरह का चिन्ह मिले तो ये विसर्ग चिन्ह कहा जाता है। इस विसर्ग के बाद अगर आपको त मिले या फिर स मिले तो विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाता है। स हलंत के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। दोबारा दोहराती हूँ, विसर्ग के बाद यदि त या फिर श हलंत के सहित में बोल रही हूँ हो तो विसर्ग का श हलंत में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दुह जमा तर। सो दुह यहाँ पर विसर्ग है या चिन्ह यहाँ पर है, तो विसर्ग से पहले क्या है? दुह जमा तर। तो हमारा नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद यानी कि विसर्ग के बाद में अगर त या स हो, यहाँ पर विसर्ग चिन्ह यहाँ पर है, उसके बाद क्या है? त। तो वो त किस में परिवर्तित होता है? स। तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये कैसा होगा? अगर इन विसर्ग और ये त का मिलन होगा तो ये इस तरह से होगा। दु श हलंत के रूप में आएगा। श हलंत दुष त र दुष्तर। दुस्तर इस तरह से ना लिखा जाकर ये जो स में हलंत मात्रा है तो ये आधा सौ के रूप में आएगा, यानी इस तरह से आएगा और ये त उसमें जुड़ जाएगा तो हो गया क्या? स्त। तो ये हुआ दुस्तर। दुस्तर जो इस तरह से यहाँ पे लिखा है। इसी तरह नमः जमा ते, तो विसर्ग चिन्ह के बाद त आया है तो ये क्या होगा? ये विसर्ग का आपका स में परिवर्तन होगा, स हलंत के रूप के साथ। तो नमः स हलंत के रूप के साथ आएगा तो ये आधे स के रूप में आएगा। आधा स फुल त एक ही मात्रा, नमस्ते। दुह जमा साहस, तो विसर्ग चिन्ह ये रहा और इसके बाद आपका श आया तो क्या होगा? ये विसर्ग का श हलंत रूप बन जाएगा, यानी कि आधा स। दु आधा स फुल स आ की मात्रा ह श, दुस्साहस। दुस्साहस यानी कि ये जो सेकेंड वर्ड वैसे का वैसा रहता है, लेकिन उससे पहले स हलंत के रूप में लगता है। मनः जमा ताप, मनः जमा ताप, यहाँ पर ये रहा विसर्ग, उसके बाद आया आपका त, तो ये विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा तो मनस ताप। सो ये जो स या आधी श के रूप में लिखा जाएगा, इसके साथ जुड़ गया मनस्ताप। निह जमा तार, निह जमा तार। निह जमा तार क्या होगा? विसर्ग के बाद त आया तो आधे स में ये परिवर्तित होगा, यानी स के हलंत रूप में ये परिवर्तित होगा विसर्ग चिन्ह, तो निस्तार, निस्तार। दुह जमा साहस, तो विसर्ग के बाद श है तो ये हो जाएगा दुस्साहस, दुस्साहस। तो ये जो स हलंत के रूप में इसे मैंने यहाँ पर आधे सौ के रूप में लिखा है और इसे इस सौ के साथ जोड़ दिया है तो दुस्साहस। निह जमा संकोच, विसर्ग के बाद स आया तो ये श हलंत के रूप में परिवर्तित होगा विसर्ग, तो निसंकोच, निसंकोच। समझ में आया बच्चों? अभी चलते हैं नियम नंबर 4 यानी कि रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 आपका कहता है अगर विसर्ग का
विसर्ग का स में परिवर्तन। ये कौन सा स है? ये तालु स है, जिसे हम बोलते हैं तलविश्य। तो ये तालु श में परिवर्तन होना कैसे होता है? अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में क्या हो? च हो, छ हो या फिर ये तालु श हो, तो विसर्ग तालु श हलंत के रूप में बदल जाता है। तो विसर्ग से, ये जो विसर्ग है, इससे पहले आपका कोई भी स्वर आएगा, यानी कि इससे पहले आपका कोई भी स्वर वर्ण आए और इसका बाद, विसर्ग के बाद या च आए या फिर छ आए या फिर तालु श आए, इनमें से कोई अगर आता है तो क्या होता है? ये जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग तालु श हलंत के रूप में परिवर्तित होता है। समझ में आया नियम आपका क्या कह रहा है? तो अभी आइए देखते हैं। निह जमा चल, निह जमा चल, ये रहा विसर्ग। जब मैं निह बोल रही हूँ, नी को अगर आप स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या आएगा? न हलंत जमा ई, हाँ कि ना? अगर हम इसे तोड़ते हैं तो ऐसे आता है। तो विसर्ग से पहले हमारा यहाँ पर क्या है? ई, ये एक स्वर है और उसके बाद क्या है? चल, च। मैंने आपको नियम क्या बताया था? अगर विसर्ग से पहले स्वर आए और विसर्ग के बाद च, छ या फिर छ या फिर श, इनमें से कोई आए, तो ये जो विसर्ग रहता है, ये किस में परिवर्तित होता है? तालु श हलंत के रूप में। तो आइए देखते हैं अभी इसका, अगर हम संधि करेंगे तो क्या होगा? निश्चल। निश्चल किसे लिखा जाता है? इससे हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर नी रहा तो विसर्ग का तालु श हलंत के रूप में आएगा। तालु श जब हलंत के रूप में आएगा, यानी कि ये आधा श का काम करता है और चल ऐसा का ऐसा रहेगा, निश्चल। तो ये जो निश्चल, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इस च के साथ ये स को, आधा स को जोड़ दूंगी स हलंत के रूप में, तो ये स इस आधी स के रूप में आ जाएगा, चल, निश्चल। समझ में आया? दुह जमा चक्र, तो विसर्ग से पहले उ आया, दुह, दू, उ आया और उसके बाद च आया, तो विसर्ग का बदल गया, आधा स में रूपांतरण हो गया, तो दुष्चक्र। दुह जमा चरित्र, आधा यहाँ पर उ की मात्रा, बाद में च की मात्रा, तो आधी स में परिवर्तन, दुश्चरित्र। निह जमा चिंत, निश्चिंत। दुह जमा शासन, यहाँ पर विसर्ग चिन्ह ये आया, उससे पहले उ की मात्रा, बाद में श आया, तालु श आ की मात्रा के साथ आया, तो तालु श हुआ तो क्या होगा? इससे पहले उ एक स्वर है, बाद में श आया, तो ये स हलंत के रूप में परिवर्तित होगा, तो दुशासन। इस हलंत के रूप में लिखना चाहो है, ये श को आधे श के रूप में लिखकर इस स के साथ जोड़ना, वही बात है। हरि जमा चंद्र, तो विसर्ग से पहले ई आया, बाद में च आया, तो ये विसर्ग बदल गया सौ में, आधे सौ में, क्योंकि आधा सौ मतलब ये स्वर के सहायता से नहीं बोला गया है, ये हलंत के रूप में आया है, तो हम इसे आधे सौ के रूप में लिख सकते हैं और इस च के साथ जोड़ देते हैं, तो हरिश्चंद्र। समझ में आया? अभी आते हैं नियम नंबर 5, रूल नंबर 5। विसर्ग का श में परिवर्तन, ये कौन सा स है? मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। तो इस मूर्धन्य श के रूप में परिवर्तन कैसे होता है? श जिसे बोलते हैं हम, मूर्धनि से इसका उच्चारण होता है, इसलिए मूर्धा स हम इसे बोलते हैं, मूर्धन्य श। तो यदि विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग चिन्ह से पहले छोटी ई या फिर छोटा ऊ हो, छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद अगर क हो, ख हो, ट हो, ठ हो, प हो, फ हो, इनमें से कोई अगर एक हो, कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का ये मूर्धा श में परिवर्तन होता है।
तो रूल क्या कहता है, अगर आपका ये जो विसर्ग चिन्ह रहा उससे पहले कौन सा आना चाहिए स्वर, ई आए, छोटी ई आए या फिर छोटा ऊ आए, इनमें से कोई आए, और इसके बाद क्या आए आपका, क आए या फिर ख आए, एनीवन, या फिर ट आए या ठ आए या फिर प आए या फिर फ आए, इनमें से कोई आता है तो ये जो विसर्ग होता है इसका परिवर्तन इस श के रूप में हो जाता है, स हलंत के रूप में। तो यहाँ पर देखिए निह जमा कलंक, तो विसर्ग चिन्ह ये रहा, अगर नी को तोड़ेंगे तो कौन सा वर्ण आएगा, विसर्ग से पहले ई आया और विसर्ग के बाद क आया, तो रूल के हिसाब से ये विसर्ग ये स में परिवर्तन हो जाएगा, स हलंत के रूप में है। तो अगर स हलंत के रूप में है तो इसमें ये पूर्ण स्वर के सहायता से नहीं बोला जा रहा है, तो इसे आधी सौ के रूप में हम लिख सकते हैं, तो निष्कलंक। समझ में आया। निह जमा पाप, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग के बाद प, तो आधा सौ आया, श हलंत के रूप में आया, तो इसे आधी सौ के रूप में प के साथ जोड़ देते हैं, तो आया निष्पाप। दुह जमा प्रकृति, ऊ आया यहाँ पर, बाद में प आया तो श में परिवर्तन हुआ, दुष्प्रकृति। धनु जमा टंकार, ऊ आया विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद ट आया, धनुष टंकार। दुह जमा कर्म, दुष्कर्म, निह जमा काम, निष्काम। सो ये रहे 3 नियम, और अगले वीडियो में बाकी के सारे नियम हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। आई होप आज मैंने आपको विसर्ग संधि के जितने भी रूल्स समझाए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और इस तरह के वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रेफर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।